नमस्कार, न्यूज़ 8 में हाजिर हैं और पहली खबर हम उत्तराखंड से दे रहे हैं आपको। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग से मलबा हटाने की कोशिशें जारी हैं। सुरंग के अंदर मलबा गिरने से करीब 40 मजदूर अब 5 दिन हो गए फंसे हुए हैं और इन मजदूरों को निकालने के लिए एक हाई पावर अमेरिकन ऑगर मशीन ने ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया है और कुछ मीटर की ड्रिलिंग का काम पूरा भी हुआ है। उस भारी भरकम विशाल मशीन को दिल्ली से 2 हर्क्यूलिस C-130 विमान से वहां पहुंचाया गया और इस बीच सुरंग में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनसे वॉकी टॉकी के ज़रिए बात हो रही है और पाइप के ज़रिए उन्हें ऑक्सीजन, पानी, दवाइयाँ, खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है। और आपको बता दें, आज केंद्रीय मंत्री VK सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। तो इस बीच सुरंग के अंदर फंसे एक मजदूर का ऑडियो क्लिप सामने आया है। महादेव नाम का ये मजदूर अपने मामा से फ़ोन पर बात कर रहा है। बातचीत में उसने कहा है कि वो और उसके साथी सुरक्षित हैं। महादेव महादेव बोलो बोलो महादेव महादेव बोलो तुम्हार घरे कही दियो तुम्हार दादा मन के बाबा मन के ठीक आछु, चिंता नहीं करो बोलो कुहो तुम्हें निजे को बोली दियो बनु के तुम्हार ठीक आछु बोली करे बोला छु दादा बोलो दादा हाँ ठीक আছে। थोड़ा मॉर्निंग तक बोलिए, इलेक्ट्रिशियन मॉर्निंग दा और बचाव कार्य पर हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी किशोर रावत। लगभग 108 घंटे से ज़्यादा का समय गुजर चुका है और वो 40 जिंदगियां अभी भी अंदर इस कश्मकश में है कि वो कब बाहर आएंगे। लगातार उनको निकालने का प्रयास चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। ऐसे में अब वो जो ड्रिलिंग मशीन है उसी के ज़रिए सबकी उम्मीद टिकी हुई है कि कब वो मशीन तेज़ी से ड्रिल कर जहाँ पर वो अंदर फंसे हुए हैं वहाँ तक वो पाइप पहुँचाएगी। अभी ताज़ा हालातों में अगर बात करें तो लगभग 2 पाइप के करीब वो अंदर पहुंच चुके हैं, यानी ड्रिल कर दिया गया है। इसके बाद लगातार मशीन काम कर रही है। अभी आप सामने देख सकते हैं कि इस वक्त भी लगातार काम चल रहा है और लगातार काम की स्थिति ये है कि जो मशीन चलाने के लिए जो मजदूर है और इंजीनियर है 3 शिफ्ट लगाई है 8-8 घंटे की और कंटिन्यू लगातार काम कर रहे हैं। ये मशीन नहीं रुकेगी। जो इसके टेक्निकल लोग हैं उन्होंने बताया कि मशीन लगातार काम करेगी और ड्रिलिंग करती रहेगी। थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत ये है कि मशीन जिस तरीके से काम कर रही है वो 1 घंटे में 5 मीटर करेगी और उसके बाद दूसरे पाइप को लगाने में जो इंस्टॉलेशन है, पाइप को वेल्डिंग है, पाइप जो वेल्डिंग है उसे ठंडा होना है, उसमें करीबन 2 घंटे का समय लगेगा। थोड़ा सा ये है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ ये सामने आ रही है कि मशीन ठीक काम कर रही है और मशीन लगातार ड्रिलिंग कर रही है। दूसरी बात, अगर सेहत की बात करें तो ये तमाम जो मजदूर फंसे हैं इनकी सेहत अच्छी है और जिस तरीके से जो ऑडियो अंदर से एक वायरल हुआ है और लगातार उस ऑडियो में अंदर बातचीत की जा रही है और उसमें ये कहा जा रहा है वो ठीक है और कोई चिंता ना करे, वो जल्द बाहर आएंगे। तो एक तरह से उनका मानसिक स्थिति है वो भी काफ़ी बेहतर है। खाने की भी स्थिति है, खाना भी दिया जा रहा है उनको, अलग अलग चीज़ें दी जा रही है जो पाइप के माध्यम से जा सकती है, वो उनको फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है। ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई की जा रही है और उनसे बातचीत भी की जा रही है। समय ज़रूर आगे बढ़ रहा है, 108 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब यही उम्मीद है कि ये मशीन तेज़ी से काम करे, तेज़ी से ड्रिल करे और वो जो पाइप है वो तेज़ी से अंदर इंस्टॉल होते हुए उन तक पहुँचे और वो जल्द बाहर आए। सिलक्यारा टनल से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत। और कैसे अमेरिकी मशीनें ड्रिलिंग कर रही हैं, क्या है इनकी पूरी प्रक्रिया, हम बात की थी कुछ देर पहले NDRF के DG अतुल करवाल से। बातचीत का एक अंश देखिए। ये मशीन एक 800 मिलीमीटर के डायमीटर की पाइप रबल के थ्रू पुश करती है। अंदाजन 2.5 फुट की अगर आप कहें विड्थ है उस ट्यूब की, और वो पाइप पुश करते करते एक बाद एक पाइप को अटैच करती रहती है और धीरे धीरे उन पाइप्स का एक पूरा कॉलम एक उस छोर निकल जाता है, तो उसमें से प्रवेश करके पाइप के थ्रू क्रॉल करके लोग बाहर निकलने के काबिल हो जाएंगे। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है कि अगर 70 मीटर का डेब्री है तो 10 घंटे में 12 घंटे में 60-70 मीटर हम कवर कर पाएंगे। लेकिन इसमें ये पॉसिबिलिटी रहती है कि रास्ते में कोई और ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है,
लोहे की रॉड जो छत में थी वो सामने आ सकती हैं, क्योंकि वो शायद दब गई हो मलबे में। बड़े पत्थर आ सकते हैं रास्ते में, तो उन्हें क्लियर करने के लिए हमारी तैयारी ये है कि जरूरत पड़े तो एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स अपने इक्विपमेंट के साथ में, अगर उनको सामने आयरन रॉड्स मिलती हैं उसको काटने की औजार उनके पास हैं, अगर सामने बड़ा पत्थर आ गया है उसको तोड़ने के औजार उनके पास हैं, तो रेस्क्यूअर्स की ये तैयारी है कि वो इस तरह घुस के टनल जो बन रही है पाइप के जरिए से उसका रास्ता क्लियर करते रहें। तो थोड़ा और अधिक समय लगने की पॉसिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब चुनावों की। राजस्थान के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में हर जिले में महिला थाना, हर थाने में महिला डेस्क, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा के साथ साथ पेपर लीक मामले में एसआईटी बनाने का ऐलान भी किया गया है। साथ ही उज्ज्वला के हर सिलेंडर पर 450 की सब्सिडी देने का भी वायदा किया है। कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई। पहला, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में नंबर 1। दूसरा, बहन बेटियों और माताओं का अपमान, नारी सम्मान के साथ खिलवाड़। अगर मैं बात करूं युवाओं की, तो जितने पेपर लीक्स यहां हुए इसने रिकॉर्ड तोड़ा है, और जहां गरीब और पिछड़ों की बात है उनके साथ अत्याचार हुआ है। राजनीतिक मजबूरियां दूर भी करती हैं और पास भी लाती हैं। राजस्थान में एक दूसरे को असपृश्य घोषित करने वाले गहलोत सचिन पायलट अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल लखनवी तहजीब से पेश आते दिखे। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। राहुल जी, 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 एक भाई, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। समाजवादी पार्टी ने जातिगत गिनती पर जागरूकता की कोशिश के लिए सामाजिक न्याय यात्रा निकाली है। अखिलेश यादव ने ये यात्रा रवाना की। ये यात्रा 25 तारीख को बिजनौर में खत्म होगी। अखिलेश यादव का कहना है कि जिनको सरकार से इंसाफ नहीं मिला, ये यात्रा उनके लिए है। गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिनको अभी तक हक और सम्मान नहीं दे पाई सरकार, बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए जाति जनगणना हो तभी सही तरीके से सामाजिक ताना बाना भी बनेगा और तभी सामाजिक न्याय संभव है। लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर राममोहन लोहिया के सपने। पत्रकार लानल बाबर के साथ बातचीत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अगर दुनिया में चीन की ताकत बढ़ी है तो भारत का प्रभाव भी बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि 2020 के बाद से चीन ने समझौते का पालन नहीं किया है, इस वजह से रिश्ते खराब हो गए हैं। महत्वपूर्ण है कि समझौते कायम रहें। There is a certain reality, which is the rise of China. There's an equal reality, the rise of India. The rise may be different, the time frame may be different, the quantitatively or qualitatively they may not be identical. But the fact is, as two countries who are really proximate neighbors, who are the two oldest civilizations of the world, who have survived as nation states, who are in a way exceptional nation states because they are civilizational ones. I think there are realities that need to be recognized. 2020, for whatever reason, the Chinese did not continue to adhere to the agreement, and we had a big movement of troops to the line of actual control, and eventually there was a clash. Quite a few soldiers died. And what that has done is it has really vitiated the relationship.
So what happened was we ended up with a number of points where there is very close-up deployment of troops, which is fundamentally dangerous. Since September 2020, we have solved a number of these situations, but there are some which are still under discussion. और आफ्सा यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत हमारी सेना को और ताकत मिलने वाली है। हमेशा से ये बहस का मुद्दा रहा है। इससे सेना अब ज्यादा अपना बचाव कर सकेगी। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी नीता शर्मा। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में कुछ बदलाव आने वाले हैं। जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो आर्म फोर्सेस हैं उन्हें कुछ ज़्यादा ताकत दी जानी चाहिए, उन्हें कुछ और इम्यूनिटी देनी चाहिए। अभी तक जो कानून था उसमें अरेस्ट के पहले ही आपको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो है वो चाहिए होता था केंद्र सरकार से, लेकिन अब जो ताज़ा कानून है उसके तहत जो केस और रजिस्टर करने के पहले भी जो है आपको एक क्लियरेंस जो है केंद्र सरकार से लेना होगा। ये एक बड़ा बदलाव है जो आया है। यूनियन होम सेक्रेटरी मिस्टर अजय कुमार भल्ला ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को एक प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें ये बदलाव उन्होंने उसके ऊपर चर्चा की थी और बताया था किस तरह से ये जो बदलाव हैं लाए जाएंगे। हालांकि इसे लेकर जो एक क्रिटिसिज्म है लीगल फ्रेटर्निटी और ह्यूमन राइट्स के बीच में काफ़ी हो रहा है, क्योंकि ये मानना है कि जो सुरक्षा बल हैं उन्हें पहले ही काफ़ी जो हैं अधिकार दिए गए हैं। हमने देखा था कि मोन में, जो नागालैंड का मोन इलाका था, जहां पर 30 आर्मी के जवानों ने 6 कोल माइन वर्कर्स को मार दिया था। मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था। नागालैंड पुलिस ने केस रजिस्टर किया था लेकिन केंद्र सरकार ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दिया था। अभी एक ताज़ा मामला शोपियां में हुआ है जहां पे एक मेजर की जो ट्राइब्यूनल है, आर्म फोर्सेस का जो ट्राइब्यूनल है, उसकी सज़ा को जो है सस्पेंड कर दिया और उसको बेल भी दे दी। तो ऐसे कई मामले हैं जिनको लेकर इस तरह के जब कानूनों में बदलाव होते हैं तो सवाल जो हैं वो लीगल फ्रेटर्निटी द्वारा पूछे जाते हैं। बहरहाल ये जो चेंजेस हैं ये प्रपोज किए गए हैं न्यू लॉ के तहत। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में नर्सिंग होम अग्रवाल मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर नीरज अग्रवाल, उनकी पत्नी पूजा और सर्जन डॉक्टर जसप्रीत सिंह 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोप है कि इन्होंने साल 2022 में गॉल ब्लैडर के इलाज के लिए एडमिट हुए एक मरीज असगर अली की सर्जरी कर दी। शुरुआत में मरीज को कहा गया कि ये सर्जरी सर्जन डॉक्टर जसप्रीत करेंगे, लेकिन ऑपरेशन से ठीक पहले डॉक्टर नीरज की पत्नी पूजा और पेशे से टेक्नीशियन महेंद्र नाम के एक शख्स ने सर्जरी की, जिसके चलते जो पेशेंट थे असगर अली की मौत हो गई। इस मामले की जांच मेडिकल काउंसिल कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर नीरज, उनकी पत्नी पूजा और सर्जन डॉक्टर जसप्रीत सिंह और एक्स लैब टेक्नीशियन महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इन 4 को रिमांड में लेकर पूछताछ की कोशिश में जुटी है। दौड़ती भागती मुंबई बीमार है। यहाँ 27 मरीजों की मौत रोजाना दिल की बीमारी से हो रही है। यह हैरान करने वाली जानकारी आरटीआई से मिली है। आंकड़ा बीएमसी का है, पर सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं आंकड़े छुपाए तो नहीं जा रहे, क्योंकि बीएमसी द्वारा करीब 1 महीने पहले जारी हुआ आंकड़ा बताता है कि 23,000 से ज़्यादा मौतें दिल के मरीजों की हुई हैं, यानी एक दिन में 63 मौतें। इसमें युवा मरीजों की संख्या करीब 33% बढ़ी है। 2027 तक सबको रेलवे टिकट मिल सकेगा, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। रेलवे से जुड़े सूत्र दावा कर रहे हैं कि रोजाना 3,000 नई रेलगाड़ियां बढ़ाई जाएंगी। फिलहाल 10,748 ट्रेनें रोज चल रही हैं। फिलहाल आपको बता दें 800 करोड़ मुसाफिर हर साल सफर करते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। ट्रेनों में नो वेटिंग लिस्ट सुनकर अचरज लगे, लेकिन रेलवे इस दिशा में काम कर रही है और काम करने के लिहाज से ये बताया गया है कि 2027 तक
नो वेटिंग लिस्ट होगा, यानी हर किसी को कंफर्म टिकट मिलेगा। और इसको लेकर पटरियों पर रोजाना 3000 नए ट्रेन उतारने होंगे। अभी ये संख्या करीब 10,778 ट्रेनों की है रोजाना जो पटरियों पर दौड़ती है। इसको बढ़ाकर करीब 13,000 ट्रेन किया जाएगा, यानी करीब 3,000 ट्रेनों का इजाफा हो पाएगा तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। और इससे अभी जो फिलहाल 800 करोड़ सालाना रेलवे पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, उसको करीब 1000 करोड़ पैसेंजर सालाना करने की योजना है। अब इसमें दिक्कत क्या है और उस अड़चन को कैसे दूर कर रही है रेलवे? दरअसल ट्रैक लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, ट्रैक में लगातार विस्तार हो रहा है और हर साल करीब 4 से 5 हजार किलोमीटर ट्रैक बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरी बात जो रेलवे कह रही है वो कह रही है कि स्पीड हमें बढ़ाना पड़ेगा, यानी ट्रेन को ज्यादा गति देनी पड़ेगी और उसके लिए एक मैकेनिज्म होता है एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, यानी ट्रेन जब रुके और रुककर जब रफ्तार पकड़े तो उसमें ज्यादा वक्त ना लगे, उस दिशा में भी काम हो रहा है। दरअसल पुश पुल जो तकनीक है जो LHB कोचेज में लगाई जा रही है, उससे ये देखा गया है कि अभी की ट्रेनों की अपेक्षा दोगुना एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन की रफ्तार बढ़ जाती है, यानी ट्रेन जल्दी रुक भी जाएगी और जल्दी रफ्तार भी पकड़ लेगी। तो फिलहाल अगर वंदे भारत की बात करें तो जो एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन की बात हमने की उसमें 4 गुना क्षमता है जो अभी की ट्रेन चल रही है वो वंदे भारत में। लेकिन अब जो नई ट्रेन बन रही है पुश पुल वाली, उसमें करीब अभी की जो चल रही ट्रेन है उससे 2 गुना ज्यादा क्षमता होगी। यानी इन तमाम चीजों को लेकर रेलवे जो है वो काम कर रही है और सीधे तौर पे ये कह रही है कि 2027 तक हम ये मानकर चल रहे हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं जब लोगों को कंफर्म टिकट मिलेगा। और ये वक्त तब है जब छठ का मौसम है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कि कितनी वेटिंग लिस्ट है और उस समय में रेलवे ने ये बात कही है, यानी इस योजना पे काम हो रहा है। यानी आने वाले वक्त में आप उम्मीद कर सकते हैं 2027 तक कि आपको ट्रेनों में वेटिंग नहीं मिलेगा, कंफर्म सीट मिलेगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।